बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस, चाइना का तरक्की का सफ़र, तो उसमें हमने जो पहला टेक्स्ट का पहला पैराग्राफ था वो हमने पढ़ लिया था। और बेटे उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि चाइना का जो लीडर है चाओ एन लाई, वो अगर लोगों को हाथ मिलाता रहेगा तो उसके हाथ की हड्डी डिसलोकेट हो जाएगी। वो अगर जो वहाँ पे डेलीगेशंस वफूद की शक्ल में लोग मिलने आते हैं उनके साथ अगर उसकी पिक्स बनती रहेंगी, तस्वीरें बनती रहेंगी, तो जो कैमरों की लाइट्स उसकी आंखों पे और चेहरे पे पड़ेंगी तो उसकी आंखें जो है वो चुंधिया आ जाएंगी, उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी। तो यानी वो उसमें हमने देखा कि भी इम्पोर्टेंस हमें ऐसी नज़र आई कि चाइना जिसको भुला दिया गया था, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की थी, तो वही चाइना उसने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया। हर लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, पॉलिटिकल से, समाजी हर तरीके से उसने ख़ास तौर पे अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत किया। तो इस तरह से वो बहुत आगे बढ़ गया। तो वहीं से हमने अपनी बात को आगे स्टार्ट करना है। तो पहला है जी क्यू ऑफ द कंट्रीज। क्यू का मतलब होता है बेटे लाइन, कतार। क्यू ऑफ कंट्रीज ऑन द वेटिंग लिस्ट to recognize the Republic of China is growing longer with the mounting awareness of the absurdity of the past oblivion or a political guilt complex for having kept out of the UN for a long time. UN United Nations, जिसे आप बेटा अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। बात ये है, वो समझाना ये चाह रहा है राइटर हमें कि वो ममालिक, उन ममालिक की एक लंबी कतार बनती है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन से चाइना को आउट रखने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे कि चाइना को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ना बनने दिया जाए, इसको आउट रखा जाए। क्योंकि चाइना की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, चाइना की कोई कुछ, तो वो बड़ी एक एब्सर्डिटी, बड़ी बेहुदा कोशिश करते रहे, बड़ी उनकी। लेकिन वही लोग अब इसको मानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। वही लोग चाइना को मानने के लिए अब परेशान हो रहे हैं और वो उन्हीं लोगों की कोशिश है कि जनाब चाइना, अक़वाम मुत्तहिदा भी यही चाहती है कि चाइना उसका मेंबर रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूनाइटेड नेशंस को चाइना देता है, फंडिंग सबसे ज़्यादा चाइना करता है हर लिहाज से। तो अक़वाम मुत्तहिदा से जिसे आउट रखने की, बाहर रखने की कोशिश की थी, वही ममालिक अब इसके साथ लेन देन करने पे ख्वाहिशमंद हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। यानी अब तीन चीज़ें यहाँ पे ज़रा देख लें कि चाओ एन लाई जो था उसकी हड्डी का डिसलोकेट होने वाली एग्जाम्पल, आंखों के अंधा होने वाली एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल के वो मुल्क जो इसको यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर रखना चाहते थे, अब वही शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें ये बताती हैं कि टुवर्ड्स चाइना दुनिया का बिहेवियर वक्त के साथ साथ तब्दील हुआ है और तब्दील हो रहा है। चाइना इज नाउ फैशन अराउंड द वर्ल्ड। चाइना अब दुनिया में एक फैशन की हैसियत अख्तियार कर गया है, एक फैशन बन गया है। एंड इन नो अनसर्टन टर्म्स, और ये बात कोई गैर यकीनी नहीं है कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर एक फैशन का मयार ले चुका है, फैशन की हैसियत अख्तियार कर चुका है। एवरीवेयर पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव, हर जगह पे वो वाले पॉलिटिशियन जो कंजर्वेटिव होते हैं, तंग नजर, बर्जिस, रवायती, आर अटेम्प्टिंग टू रीबिल्ड दोबारा से कायम करना, फॉर देमसेल्व्स अ कंप्रोमाइज्ड करियर बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ माओ त्से-तुंग। अब जरा इस पैराग्राफ को देखें कि नंबर एक, चाइना जो है वो एक फैशन बन चुका है, और ये कोई गैर यकीनी ढकी छुपी बात नहीं है। अब होता ये है हर जगह जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस, ये जो सियासतदानों का ग्रुप होता है, ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये जो तंग नज़र और रवायती
किस्म के सियासतदान थे और हैं, ये अब जनाब चाइना की तारीफें कर रहे हैं, उनके लीडर की तारीफें करके उनके साथ कंप्रोमाइज्ड करियर को रीबिल्ड करना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा रवैया अपनाना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं ताकि उसके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया जा सके। अब ये जो चीज़ें हैं ये उस सूरत में होती हैं बेटा कि जब कोई मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है, जब कोई मुल्क बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और चाइना जो है जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसकी हर रोज नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर रोज नई से नई चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह हर वो वाले पॉलिटिशियन जो कंजर्वेटिव भी थे, बर्जियस भी थे, अब वो तारीफें कर रहे हैं और जनाब खुशामदीद कह रहे हैं और खुशामद कर रहे हैं और उसके साथ चाइना के साथ ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने 3-4 बातें, ये पॉलिटिशियंस की बातें हमने की, यूनाइटेड नेशन से आउट रखने की बातें की, हमने उसकी आंखों के धुंधला जाने की बातें की, हमने उसकी हड्डी डिसलोकेट होने की बातें की, हमने ये भी देखा कि 22 साल तक चाइना को किसी को चाइना की कोई परवाह तक नहीं थी, हमने ये चीज़ें भी देखी। ये इंट्रोडक्शन की हद तक सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि भी हेडिंग वाइज कि चाइना जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, तो वो कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी और किन किन शोबों के अंदर रिफॉर्म्स थी जिनके अंदर चाइना ने मेहनत करके और चेंज ला के उनके अंदर यहाँ तक पहुंचा है। ये जो इतना लंबा डिस्टेंस था, सफर था, तरक्की का सफर था, उसने ये जो तय कर लिया है, तो ये कैसे कर लिया? एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, समाजी तजर्बे जो उन्होंने किए, बड़े मिसाली किस्म के समाजी तजर्बे। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं जी। व्हेन कन्फ्रंटिंग द एनिग्मा सीक्रेट राज ऑफ द चाइनीज प्लेनेट, जब चाइना की ये जो सरजमीन है, प्लेनेट सरजमीन है, इसका ये राज डिस्क्लोज हो गया, पता चल गया। टू मैनी वेस्टर्न्स, जो मगरबी मुमालिक थे, हैव फॉरगॉटन द एशियाटिक बैकग्राउंड, जो एशियाई पस मंजर था, उन्होंने उस चीज को मद्देनजर नहीं रखा। एशियाटिक बैकग्राउंड, एशियाई पस मंजर, जो एशियाई पस मंजर था, एंड पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री, और उसकी जो दर्दनाक तारीख थी, कॉलोनियल हिस्ट्री थी, उसको भी उन्होंने काउंट नहीं किया, उसको भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया। बल्कि क्या हुआ, बट व्हेन द कम्युनिस्ट्स जो उनकी पार्टी है, पार्टी के लोग हैं कम्युनिस्ट्स, केम टू पावर, ये पार्टी जब, ये जो पॉलिटिशियंस की शक्ल में कम्युनिस्ट थे, पार्टी थे, ये जब केम इनटू पावर, ये जब पावर के अंदर आए, ये जब हुकूमत में आए, ये 1949 की बात है, 1949 की बात है। 1949 के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई चाइना के अंदर, द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरीड ऑन। अब उस वक्त वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क की एक अक्सरियत, मुल्क की अक्सरियत, मेजॉरिटी एक्सर, मुल्क की जो अक्सरियत थी, कैरीड ऑन का मतलब है जी वो रह रही थी, एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 200 ईयर्स। अब इससे आप अंदाजा लगा लें, चाइना के लोग, जब कम्युनिस्ट पार्टी 1949 के अंदर बरसरे इक़्तिदार आई, तो उस वक्त चाइना के लोग ऐसे रह रहे थे जैसे 2000 साल पहले के लोग रहते थे। अब यहां से इमेजिन कर लें कि चाइना एक ऐसा इलाका है जहां पे तूफान बारिशें बड़ी आती थी, सिलाब बड़े आते थे, जहां पे फेमाइंस बड़े आते रहे, जो दूसरे लफ्जों में जिसे हम कहत या खुश्क साली कहते हैं। तो वहां पे तो लोग ऐसे रहते थे, जंगलों में, गारों में, दरख्तों पे, कोई तरक्की नाम की चीज नहीं थी, कोई उनके पास खाने पीने की चीजें, रहने के लिए घर, मकान, सड़कें, फसलें, ये जो एक पूरा सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है किसी मुल्क का, ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे चाइना के जैसे कि 2000 साल पहले के लोग। तो वहां से ना हम इमेजिन कर सकते हैं कि 2000 साल पहले का दौर कैसा होगा।
इन एन अर्ली आयरन एज इकोनॉमी, और आयरन एज इकोनॉमी के अंदर जब बहुत ही बदहाली थी, बदहाली का दौर था, उसके अंदर वो रह रहे थे। उनकी मईशत की जो एग्जाम्पल थी, मईशत की जो हालत थी वो ये थी। एंड ऑन काउंटलेस ओकेजन्स ड्यूरिंग आवर विजिट्स टू द एग्रीकल्चर कम्यून्स, कम्यून्स छोटे छोटे इंतजामी इलाके, छोटे छोटे इंतजामी इलाके, countless occasions during our visits to the agriculture communes, we were proudly told। और जब हमने वहाँ पे विजिट किया, हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे, काउंटलेस ओकेजन्स, बेशुमार मौक़ों के ऊपर जब हमने विजिट किया, तो चाइना का विजिट करने के दौरान वहाँ पे जो ज़रई छोटे छोटे इंतज़ामी इलाके थे, उनको जब हमने विजिट किया तो हमें ये बात बहुत ही वी वर टोल्ड प्राउडली, बड़े फख्र से उन लोगों ने हमें ये बताया। क्या बताया? बहुत ही तारीखी बात कि here we did not even have the life of oxen and horses। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने पूरी लाइन को। Here we did not have even have the life of oxen and horses, कि जनाब हम तो, हमारी जो लाइफ थी वो घोड़ों और बैलों से भी बदतर थी। यानी इतनी हमारा मयार ज़िंदगी इतना लो था, हमारा जो मयार ज़िंदगी था वो इतना बिगड़ा हुआ था, इतना ख़राब था कि हमने जो लाइफ गुजारी तो वो लाइफ ऐसी थी कि वो बैलों और घोड़ों से भी बदतर थी। हमारी तो ऐसी भी लाइफ नहीं थी, हम तो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। नेक्स्ट, ये यहाँ तक इसको एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से करने वाली रहती हैं। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इसके जो सिनोनिम्स हैं उनको देख लें। पहला है जी क्यू, लाइन, रो, काला। उसके बाद है बेटे रिकग्नाइज, एक्सेप्ट, एडमिट, अप्रूव। उसके बाद है जी एब्सर्डिटी, सिलनेस, स्टूपिडिटी, फॉली। उसके बाद है जी ऑब्लिवियन, डिसरिगार्ड, नेग्लिजेंस। यानी ऑब्लिवियन मतलब ये कि तंग नजरी, किसी को नजरअंदाज करना, इनअटेंशन, नेग्लिजेंस किसी को तवज्जो ना देना, किसी को इग्नोर किए रखना, किसी को आउट ऑफ साइट रखना। उसके बाद है जी, वो जगह कम थी तो इधर लिख दिया है बर्जियस, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी, ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी और ट्रेडिशनल। तो इस तरीके से वो जो पिछले लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ किया था उसमें से 7 से 8 सिनोनिम्स थे, तो वो भी कंप्लीट हो गए थे। अब इसके जो बनते हैं 5 या 6, तो वो भी इसमें से जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे वो भी हमने उसकी लिस्ट अलग कर दी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको हम आगे यहीं से कंटिन्यू